बता दें कि सांसद विजय बघेल को तो बीजेपी पहली लिस्ट में ही उनका नाम शामिल कर चुकी थी। अब कुछ और सांसदों को टिकट दिया गया है। सीधे रुख करते हैं स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी का। आदित्य जी, ओवर टू यू। बिल्कुल रितु, देखिए बहुत प्रतीक्षित थी ये लिस्ट, काफी लंबा समय का इंतजार था, लेकिन पहले यही लग रहा था कि इंतजार जो है वो पितृपक्ष के बाद पूरा होगा। लेकिन देखिए पितृपक्ष की किसी भी तरह से कोई अड़चन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कहना है, और पितृपक्ष भी वो शुभ मानते हैं, उनका ये भी कहना है। तो बहुत साफ है, 85 चेहरे अब सामने हैं। केवल 5 चेहरे, बेलतरा, बेमेतरा, रायपुर से एक सीट की बात करूं तो कसडोल, सरगुजा से एक सीट की बात करूं तो अंबिकापुर, और अगर मैं सीधे तौर पर बात करूं तो पंडरिया एक सीट। टोटल 5 सीट बाकी सभी प्रत्याशियों का नाम भारतीय जनता पार्टी ने सामने कर दिया है। सांसद 3 सांसदों को अभी मौका और 1 सांसद विजय बघेल, कुल 4 सांसदों को मौका दिया जा चुका है। 43 नए चेहरे, 11 विधायक रिपीट किए गए हैं, और सबसे बड़ा फैक्टर रितु आपको बताना चाहूंगा, 5 साहू को मौका दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी जानती है ओबीसी कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ओबीसी में 2 लोग होते हैं, कुर्मी और दूसरे तेली समाज के लोग। तो साहू समाज से अरुण साव आते हैं, कुर्मी समाज का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करते हैं। तो 5 साहू को मौका देना बहुत साफ है। साहू वोटरों पर सीधे तौर पर, ओबीसी वोटरों पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है। और 43 नए चेहरे, जिसमें 30 से ज्यादा, लगभग 34 युवा हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट का समअप अभी तक नजर आ रहा है। अलग अलग संभागों से हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। रायपुर में मेरे साथ गौरव जुड़ेंगे, गौरव शुक्ला। जगदलपुर से मेरे साथ रजत बाजपेयी जुड़ेंगे, और सरगुजा से मेरे साथ रोशन जुड़ेंगे। सबसे पहले, चूंकि पूरी लिस्ट जो है कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु रायपुर है, मैं रायपुर सीधा लिए चलता हूं गौरव शुक्ला पास। गौरव, जिस लिस्ट सामने आई है उसमें रायपुर की केवल एक सीट हम मान लें, कसडोल, वहां से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल आते हैं। वो सीट को छोड़कर रायपुर की लगभग क्यों कहूं मैं, पूरी सीटें डिक्लेयर कर दी गई। सिर्फ एक सीट को छोड़कर 20 में से 19 सीटें सामने आ चुकी है। मतलब बेहद साफ है, कसडोल में कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है। अभी तक की जो लिस्ट आई है सामने, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि पुराने चेहरों को भी मौका दिया गया है, कुछ नए चेहरे भी नजर आ रहे हैं, कुछ पैराशूट लैंडिंग भी नजर आ रहे हैं, विरोध भी बढ़ता जा रहा है। फिर भी ओवरऑल रायपुर संभाग की हम बात करें तो इस लिस्ट को किस तरह से आप देखते हैं? जी बिल्कुल, देखिए यदि मैं रायपुर संभाग की बात करूं तो रायपुर संभाग में कुल, आदित्य जी जैसे आपने बताया कि 20 विधानसभा सीट है, जिसमें एक सीट मात्र गौरीशंकर अग्रवाल जो कसडोल से हैं उनकी सीट जो है वो बची हुई है। बाकी 19 विधानसभा में जो है सभी विधानसभा के लिए प्रत्याशियों के नामों की घोषणा जो है वो बीजेपी ने कर दी है। और सबसे बड़ी बात है, यदि हम हाई प्रोफाइल सीटों की बात करें तो हाई प्रोफाइल सीटों में रायपुर के ही जो सीट है, चाहे रायपुर उत्तर, रायपुर ग्रामीण, रायपुर दक्षिण और रायपुर पश्चिम की बात करें, तो ये तमाम सीटें ऐसी हैं जो काफी हाई प्रोफाइल मानी जाती हैं। दो जो पूर्व मंत्री हैं वो इसमें है, चाहे रायपुर दक्षिण से बात कर लें, बृजमोहन अग्रवाल आते हैं, रायपुर पश्चिम से पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक राजेश पूर्णत आते हैं। और इसके साथ ही साथ यदि हम बात करें तो रायपुर ग्रामीण से जो है नया चेहरा वहां देखने को मिलेगा, वहां पर मोतीलाल साहू, जिसे पहले रायपुर से ही लड़ाया गया था और उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। कुछ इस तरीके की सीटें थी, ये फोकस जो था वो किया जा रहा था। धरतीवा से जो है पैरासूट प्रत्याशी को यहाँ पर उतारने की बात जो है कही जा रही है। अनुज शर्मा को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया। कहीं ना कहीं उनका पूरा विरोध भी हुआ था। बीजेपी कार्यालय जो प्रदेश मुख्यालय, वहां तक लोग पहुंचे थे और बाकायदा उनका पुतला भी दहन किया गया था। और इसके साथ ही साथ यदि हम अभनपुर की बात करें तो अभनपुर के भी जो चुनाव है वो काफी अहम हो जाता है, काफी हाई प्रोफाइल हो जाता है, क्योंकि वहां पर धनेन्द्र साहू जो कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी हैं और एक दिग्गज नेता है, उनके खिलाफ जो है बीजेपी ने रोहित को उतारा है। तो कहीं ना कहीं वो भी सीट भी एक बड़ी सीट हो जाती है। और अब यदि हम राजिम की बात करें तो राजिम में जो है अमितेश शुक्ला जो है तत्कालीन विधायक है और उन्हें एक बार फिर से पार्टी जो है वो टिकट दे सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो वो सीट भी एक काफी अहम सीट हो जाती है। और 20 सीट में यदि एक सीट का घोषणा नहीं किया गया है, जो पूर्व अध्यक्ष है विधानसभा के गौरीशंकर अग्रवाल, उनके नाम पर चर्चा हो रही थी। जो सूची जारी हुई थी उसमें एक बार ये नाम भी आया था, लेकिन उन्हें नाम नहीं देना, उनके नाम जरूरी। यहाँ पर आरंग में खुशवंत साहब को नया चेहरा उतारा गया है, दरसीवा में अनुज शर्मा, बिल्कुल नए चेहरे नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मैं देखूं तो रायपुर उत्तर पुरंदर मिश्रा, कहीं कल तक कोई नाम नहीं था, अचानक पुरंदर मिश्रा सामने आते हैं। क्या रायपुर उत्तर की जनता एक्सेप्ट कर पाएगी, कार्यकर्ता एक्सेप्ट कर पाएंगे? क्या आरंग में खुशवंत साहब का विरोध नहीं होगा? क्या धरसीवा में अनुज शर्मा का विरोध नहीं होगा? विरोध टिकट डिक्लेयर होने के पहले से हो रहा है। किस तरह से देख रहे हैं इन तीनों सीटों को, गौरव?
जी देखिए, मैंने जैसे पहले बताया आदित्य जी कि ये तीनों सीट ऐसी है जिसमें विरोध होना वाजिब है और लगातार विरोध के स्वर भी देखने को मिल रहे हैं। आरंग में जब खुशवंत साहब के नाम के पहले जो संभावित सूची जारी हुई थी उसके बाद से ही विरोध चालू हो गया था और हजारों की संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता और दूसरे प्रत्याशी जिनको उम्मीद थी उनके समर्थक बीजेपी कार्यालय तक पहुंचे थे और वहां पर अपना विरोध दर्ज कराया था और कहा था कि खुशवंत साहब को टिकट ना दे, किसी और व्यक्ति को दे दे, हम उसे जिता देंगे। लेकिन खुशवंत साहब का भी सीधे तौर पर विरोध हुआ था। हालांकि वो सतनामी समाज के गुरु भी हैं, उसके चलते उन्हें वहां से वोट दिया गया है। वो क्षेत्र काफी बहुत है सतनामी समाज का। और उसके अलावा यदि हम धरतीवा से बात करें आदित्य जी, जैसे आपने कहा कि अनुज शर्मा को टिकट दिया गया था, अनुज शर्मा को टिकट देने का विरोध पहले दिन से ही शुरू हो गया था जब संभावित सूची आई थी और उस पर इनको वो किया क्या था। अनुज शर्मा पद्मश्री है और उसके साथ ही साथ हॉलीवुड में उनकी एक अच्छी पहचान है, एक वो सुपरस्टार है हॉलीवुड फिल्म के। तो कहीं ना कहीं आप बने रहिएगा हमारे साथ। मैं रजत के पास चलता हूं। रजत, बस्तर बहुत महत्वपूर्ण, बस्तर वो संभाग है जो ये तय करता है कि छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी। पिछली बार 2018 में 11 सीटें कांग्रेस को जिताकर दिया था और उसके बाद एक बाई इलेक्शन हुआ था, आपको याद होगा, देवती कर्मा जीती थी। मतलब बस्तर की 12 सीटें फिलहाल कांग्रेस के पक्ष में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चेहरे सामने कर दिए हैं। उम्मीद हमको यही थी कि कम से कम जगदलपुर शहर से संतोष बाफना का चेहरा नजर आएगा, लेकिन संतोष बाफना का टिकट काट दिया गया है। मतलब बेहद साफ है, एक संदेश देने की कोशिश है, क्योंकि एक ही सामान्य सीट है वहां पर जगदलपुर, बाकी तो सभी एसटी रिजर्व है। किस तरह से बस्तर के समीकरण को देख रहे हैं आज जो लिस्ट जारी हुई है, रजत? जी आदित्य जी, जो ये एजम्पशन था कि भाजपा इस बार जो है सारे कैंडिडेट्स जो है उसमें बदलाव करेगी, उस वैसा तो ना करते हुए 50-50 किया गया है। और आज जो 10 सीटें डिक्लेयर की गई हैं इनमें 4 नए चेहरे हैं और बाकी के 6 चेहरे जो हैं ये पुराने हैं। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो जैसे चित्रकूट का इलाका है, ये इस विधानसभा में भाजपा गोंड कैंडिडेट ढूंढने में असफल रही। इसी तरीके से कोंटा इलाके में दोरला जनजाति के सोयम मुका जो है इन्हें अपना प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि दोरला वहाँ की जो जनजाति है उसकी जनसंख्या दूसरे जनजातियों के मुकाबले थोड़ी कम है। हाई प्रोफाइल सीट की अगर बात करें तो जगदलपुर से किरण देव को प्रत्याशी बनाया गया है। चूंकि संभाग की इकलौती सामान्य सीट है इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। चित्रकूट दीपक बैज का गृहग्राम है और काफ़ी कांग्रेस की वहाँ पकड़ पिछले कुछ समय में अच्छी हुई है और इस लिहाज से ये सीट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। दंतेवाड़ा कर्मा परिवार की वजह से जो है हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। कोंडागांव की अगर बात करें तो कोंडागांव में 3 बार की मंत्री और हाल फिलहाल की अगर बात करें तो पूर्व पीसीसी अध्यक्ष और वर्तमान में राज्य सरकार में मंत्री मोहन मरकाम जो है, इन दोनों के बीच में कांटे की टक्कर होने की संभावना है यदि मोहन मरकाम को पार्टी अपना प्रत्याशी बनाती है। इसी तरीके से कांकेर सीट, भानुप्रतापपुर और अंतगढ़, ये सारी सीटें जो है ये कुल मिलाकर इस तरीके के समीकरण तैयार करेंगी कि इस बार बहुत कुछ इन चुनावों में देखने को मिलेगा। भाजपा की अगर आज की 10 प्रत्याशियों की सूची की बात की जाए तो चेहरे इसलिए भी रिपीट हुए हैं क्योंकि जो लगातार संगठन की बैठक हो रही थी उसमें जैसे केदार कश्यप हैं चित्रकूट विधानसभा से, ऐसे नारायणपुर विधानसभा से, ऐसे कुछ प्रत्याशी हैं जिनका विकल्प जो है पार्टी को ठीक ठाक विकल्प नजर नहीं आ रहा था और इसीलिए रिपीट हुए हैं। कोंडागांव से महिला को टिकट देने के लिहाज से फिर से लता उसेंडी को चुना गया है। उनकी बहन का नाम कुछ हद तक सामने आ रहा था लेकिन उन्हें पार्टी ने फिजिबल ना पाते हुए एक बार फिर से लता उसेंडी पर अपना दांव खेला है। केशकाल सीट भी जो है वो वीआरएस लेके आईएस नीलकंठ टेकाम जो है उन्हें अपना प्रत्याशी पार्टी ने बनाया है। तो कुछ सीटें ऐसी हैं बस्तर में 4 से 5 सीटें जहां कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी और ये सारी सीटें जो है राजनीतिक नजरिए से हाई प्रोफाइल है। आदित्य जी, मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर, सामरी, सीतापुर, जशपुर, कुनकुरी, देखिए रेणुका सिंह केंद्रीय राज्य मंत्री, उनको उतारा गया। गोमती साय, जो सीधे तौर पर, मैं गोमती साय का जिक्र बाद में करूंगा, पहले सरगुजा की हम बात कर लें, उसमें रायमुनि भगत, विष्णुदेव साय, सब बड़े बड़े चेहरे हैं। मैं सीधा रोशन के पास चलूंगा, सरगुजा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोशन, जो सरगुजा की लिस्ट है ये भारतीय जनता पार्टी की, उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? क्योंकि रेणुका सिंह की को अंबिकापुर में उतारते तो शायद दूसरा प्रभाव पड़ता, भरतपुर सोनहट लेके गए, विरोध नहीं हो रहा है वहां पर रेणुका सिंह का। रोशन, संभाग की जो 14 सीटें उसमें से 13 सीटों पे जो है प्रत्याशियों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है। जो हाई प्रोफाइल सीट जो मानी जाती है अंबिकापुर, जहां से डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव आते हैं, यहाँ पर बीजेपी ने अभी तक अंबिकापुर विधानसभा सीट से किसी को उतारा नहीं है। और जो सबसे बड़ी बात है कि केंद्रीय राज्य मंत्री और सरगुजा सांसद रेणुका सिंह को भरतपुर सोनहत से बीजेपी ने उतारा है। कहीं ना कहीं बीजेपी ने कुछ ये अपनी
तैयारी की होगी। और रेणुका सिंह सांसद को कहीं ना कहीं बीजेपी को अंबिकापुर से उतारा जाना था, लेकिन बीजेपी ने बड़ी कुछ मंथन की होगी कि रेणुका सिंह को सोनहत से उतारा जाए। यही कारण है कि उन्हें सोनहत से उतारा जा रहा है। और जो सरगुजा संभाग का जो पत्थल गांव विधानसभा सीट आता है, इसमें से जो है गोमती साय सांसद को उतारा गया है। और कई अमरजीत भगत की बात करें, जहां से अमरजीत भगत जी आते हैं सीतापुर विधानसभा सीट से, यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक राम कुमार टोप्पो को चुनाव मैदान पे उतारा है। राम कुमार टोप्पो युवा नेता है, जिन्हें अमरजीत भगत का जो विधानसभा सीट है, जहां पे आज तक भाजपा कभी जीती नहीं है, यहाँ से भूतपूर्व सैनिक राम कुमार टोप्पो को मौका दिया गया है। जी ठीक ठीक है, तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। रॉबिन के पास मैं चलता हूं, दुर्ग संभाग की हम चर्चा कर लेते हैं। रॉबिन, दुर्ग संभाग बहुत महत्वपूर्ण संभाग है। हालांकि देखिए सबसे ज्यादा कहीं टिकट रुकी हुई है तो दुर्ग से ही रुकी हुई है। पंडरिया से अभी तक भारतीय जनता पार्टी टिकट डिक्लेयर नहीं कर पाई है। इसी तरह बेमेतरा से भी भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी सामने नहीं आया है। उम्मीद थी कि सरोज पांडे भी मैदान में रहेगी, लेकिन जो लिस्ट आई उसमें बहुत साफ है, पुराने चेहरों को ही तरजीह दी गई है। किस तरह से देख रहे हैं दुर्ग संभाग की सभी सीटों को, रॉबिन? देखिए आदित्य जी, मैं आपको बता दूं कि दुर्ग संभाग ने जिस भी पार्टी को दिया है दिल खोल के दिया है। पिछले बार की बात करें तो 18 सीट कांग्रेस के झोली में डाल दी, तो कहीं ना कहीं उनका जो बहुमत था इतना अधिक हुआ कि जो रिकॉर्ड था वो छत्तीसगढ़ समेत पूरे भारत में बना कि इतने अधिक बहुमत से जीते। तो आप जैसे कि बात बताओ तो कि सांसद सरोज पांडे को बात थी टिकट देने की, लेकिन उनको नहीं मिला। उनकी जगह गजेंद्र यादव को दिया गया है, क्योंकि वो आरएसएस पृष्ठभूमि से आते हैं और एक समय में 90 के दशक में पार्षद भी रहे। तो पॉम्पलेट बांटने से जो उनकी कार्यकर्ता हुई थी, आज उन्होंने दोबारा उन पर विश्वास किया है और उनको टिकट दिया। दूसरी बात बता दूं कि पहले लिस्ट में विजय बघेल का नाम आ चुका है, सीएम के सामने खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार जो 20 विधानसभा में जो 18 सीट भाजपा ने कर दिया है, तो देखना होगा कि क्या रणनीति होती है कि वापिस वो जो कांग्रेस जो दुर्ग जो भाजपा का गढ़ था वो वापस। बिल्कुल रॉबिन, मैं आपको एक बात और याद दिलाना चाहूंगा। रिकेश सेन एकदम नया चेहरा है जिसको वैशाली नगर से उतारा गया है। उम्मीद थी कि वहां से सरोज पांडे उतरेंगी या कोई बड़ा नेता उतरेगा, लेकिन रिकेश सेन, किस तरह से देख रहे हैं रिकेश की दावेदारी? से ज्यादा नामांकन मतलब आवेदन किए गए थे कि पार्टी में लड़ने के लिए, लेकिन रिकेश सेन को मिला कहीं ना कहीं, उनका नाम पहले ही उछल गया और मिला भी उन्हीं को। मैं बता दूं कि वो 4 बार के पार्षद रहे हैं और 2 बार वो निर्दलीय पार्षद रहे हैं और 2 बार भाजपा ने टिकट दिया है। तो कहीं ना कहीं उनका अच्छा नाम है। ठीक, मैं बिलासपुर भी चलूंगा मुश्ताक कुरैशी के पास, क्योंकि बिलासपुर संभाग भी बहुत महत्वपूर्ण है। नेता प्रतिपक्ष का संभाग है, अरुण साव भी वहीं से आ रहे हैं। बिलासपुर की सीट केवल एक फंसी हुई है, बेलतरा। बेलतरा वो सीट है जहां से रजनीश सिंह फिलहाल विधायक है, लेकिन बेलतरा को छोड़कर बाकी सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने डिक्लेयर कर दी है। बेलतरा में आखिर क्यों पेच फंस रहा है? और सबसे बड़ी बात है, अरुण साव को उतारने के आखिर क्या मायने हैं? क्योंकि नेता प्रतिपक्ष वहां से ऑलरेडी हैं, उसके बाद भी अगर अरुण साव को उतारा गया, मतलब इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। बेलतरा से भारतीय जनता पार्टी अभी तक उम्मीदवार क्यों नहीं तय कर पा रही है, मुश्ताक? जी बिल्कुल, देखिए बेलतरा जो है कहीं न कहीं पे जो आंतरिक सर्वे हुआ था बीजेपी का, उसको लेकर के वहां पर जो वर्तमान विधायक है उस पर कहीं न कहीं सवाल खड़े हुए थे। जिसके बाद बात करें अरुण साव की, तो अरुण साव जो है प्रदेश अध्यक्ष और कहीं न कहीं प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते सीएम के दावेदार भी वो हो सकते हैं। ऐसे में सांसदों को उतारने की जो रणनीति थी, साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष को भी बिलासपुर के लोरमी सीट से उतारा गया। और बिलासपुर संभाग की बात करें तो जो तमाम भाजपा के जो बड़े नेता रहे और पुराने मंत्री रहे, तो लगभग जो पुराने चेहरे हैं वही इस संभाग की ज्यादातर सीटों पर उनको ही दावेदार बनाया गया है। बड़ी बात इसमें यह है कि बिलासपुर संभाग की जो 2 सीटें हैं, कोटा और पश्चिम जिले का चंद्रपुर, यहाँ से जुदेव परिवार को इस बार दोनों ही सीटों को दिया गया है। संयोगिता से जुदेव जो कि पुराने जो पूर्व विधायक हैं युद्धवीर सिंह जुदेव, उनकी पत्नी है। महिलाओं को टिकट देने की बात लगातार भाजपा जो कर रही थी, तो बिलासपुर संभाग में भी इसी को देखते हुए महिला जो प्रत्याशी है उसे चंद्रपुर से उतारा गया है। साथ ही बात करें रायगढ़ से, तो चूंकि ओपी चौधरी एक बड़े नेता है भाजपा के और पहले जो है खरसिया सीट से चुनाव लड़े थे 2018 में, इस बार जो है रायगढ़ से उन्हें मैदान में उतारा गया है। तो कहीं ना कहीं बिलासपुर संभाग में जो बड़े चेहरे हैं भाजपा के, उनको इस बार मौका दिया जा रहा है। जी धर्मजीत सिंह की मैं जिक्र करना चाहूंगा, फिर मैं समाप्त करूंगा। धर्मजीत सिंह को मौका दिया गया है तखतपुर से। तखतपुर बिल्कुल नया इलाका है, विरोध भी शुरू हो गया क्योंकि तखतपुर के जो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे उनमें से टिकट किसी को दी जानी थी, लेकिन वहां पर पैराशूट लैंडिंग की बात आ रही, धर्मजीत सिंह को वहां से मौका दिया गया है। बिल्कुल, देखिए धर्मजीत सिंह जो है 2018 में जोगी कांग्रेस की तरफ से लोरमी से चुनाव
मुश्ताक, आवाज आ रही मेरी? जी देखिए धर्मजीत सिंह जो है पिछली जो 2018 के चुनाव थे उसमें जोगी कांग्रेस की तरफ से लोरमी से चुनावी मैदान पे थे और इस बार जो है भाजपा प्रवेश करने के बाद लगातार उनके प्रत्याशी उनके चयन को लेकर के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर जो विवाद है वो देखा जा रहा था, लेकिन कहीं न कहीं भाजपा ने एक बड़ा फैसला लिया और धर्मजीत सिंह चूंकि बड़े नेता रहे हैं, कद्दावर नेता हैं और लोगों के बीच काफी पकड़ उनकी बताई जाती है। ऐसे में धर्मजीत सिंह को तखतपुर सीट से चुनावी मैदान पर उतारकर बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है। हालांकि अब देखना होगा कि उनका नाम सामने आने के बाद बीजेपी के जो और नेता है तखतपुर क्षेत्र के, उनका क्या रिएक्शन होता है, ये देखने वाली बात। ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिलासपुर संभाग सबसे महत्वपूर्ण संभाग है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की अगर 15 सीटें आई थी उसमें सबसे बड़ा किसी का योगदान था तो बिलासपुर संभाग का था। अब इस बार भी बिलासपुर संभाग में अरुण साव के रूप में दांव खेला गया है। नेता प्रतिपक्ष वहां से नारायण चंदेल हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक हैं, धर्मजीत सिंह को भी वहां से उतारा गया। तो भारतीय जनता पार्टी ने बिलासपुर संभाग पे अच्छा खासा फोकस किया है। इस बुलेटिन में जाते जाते मैं आपको वरिष्ठ नेताओं की बाइटें कुछ सुनाना चाहता हूं, क्या कुछ कहा उन्होंने बीजेपी की लिस्ट जारी होने के बाद, आचार संहिता लगने के बाद। जी, छत्तीसगढ़ की जनता से हमारा आग्रह है, यहाँ के भाइयों और बहनों से, नौजवान मित्रों से निवेदन है कि जिस राज्य को देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया, हम सब लोग मिल करके उस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए, भाजपा का कमल खिलाए। आज 64 सीटों की दूसरी सूची जारी की है। कुल मिलाकर 85 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इन 85 में 43 ऐसे प्रत्याशी हैं जो पहली बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में कमल चिन्ह के साथ चुनाव के मैदान में होंगे, जिन्हें जनता का, कार्यकर्ताओं का पूरा सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा। राजनांदगांव विधानसभा में चुनाव के लिए मुझे अवसर दिया, मैं सभी वरिष्ठ लोगों को धन्यवाद। हम लोग की तैयारी तो 5 साल चलती है और लगातार संपर्क, और राजनांदगांव से तो लंबा संपर्क रहा है, लगातार जुड़े हुए हैं 15 साल से। तो राजनांदगांव में कोई नया चीज़ नहीं है, नया संपर्क करने की जरूरत नहीं है। लोगों का आशीर्वाद लेने जाऊंगा सबके पास। पार्टी ने 8वीं बार मुझे पर विश्वास किया है और मेरी ये कोशिश होगी कि पार्टी ने जो विश्वास व्यक्त किया उस पर मैं खरा उतर पाऊं और भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार बने और जो भूपेश बघेल की भ्रष्टाचारी, अन्यायी, अत्याचारी, अनाचारी सरकार है वो जाए और छत्तीसगढ़ के लोगों को राहत मिले। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ताओं को लगातार सत्ता में रहने के अवसर भी दिए, विपक्ष में राजनीति करने का अवसर भी दिया और पुनः पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में को प्रत्याशी बनाया।